उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हरियाणा जीके में हम लोगों ने 2 टॉपिक आधे या कह लीजिए 2/3 लगभग पढ़ लिए थे। एक जल संसाधन वाला और एक वन और वन्य जीव जो हमारे यहाँ अभ्यारण्य है, दोनों का बहुत थोड़ा सा हिस्सा रह गया था। आज उन दोनों को पूरा करते हैं, फिर अगर टाइम मिला तो अभी, नहीं तो शाम की क्लास में फिर आपको करा दूंगी हरियाणा की भौगोलिक संरचना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल संसाधन याद होगा, नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। और नदियों के इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था टोंस और रेणुका किशाऊ बांध बताए थे आपको। टोंस नदी और गिरी नदी कैसे कैसे यमुना की सहायक है, उन पे बांध बनाए जा रहे हैं। और टोंस नदी पर बनने वाला बांध तो शायद टिहरी के बाद इंडिया का सबसे बड़ा बांध होगा। टिहरी जो कि भागीरथी नदी पर है, जो आगे जाके गंगा बन जाती है। अच्छा ठीक है, तो ये जो हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं वो आपने अब तक पढ़ ही लिया होगा। अपने आप ही तैयार करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे पढ़ाने से बात नहीं बनेगी। हमने देखा था कैसे यमुना नदी है, कैसे घग्गर है, फिर कैसे टांगरी रिवर अपने यहाँ से स्टार्ट होती है, मारकंडा एक ऋषि जिनके नाम पर है, वो कैसे नाहन, धरतीधर पहाड़ी, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना, ये सब चीजें। तो वो पूरी उत्तर हरियाणा की, पूर्वी हरियाणा की नदियां। फिर हमने दक्षिण हरियाणा में पढ़ा था साहिबी नदी थी सबसे इंपॉर्टेंट, जो अपने कोट कासिम राजस्थान से एंटर करती है हरियाणा के रेवाड़ी के झाबुआ इलाके से, जहां मोर और चिंकारा का प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर भी है। फिर कैसे वो जाके अपना रेवाड़ी, फिर झज्जर, ये गुड़गांव झज्जर क्रॉस करते हुए जाके नजफगढ़ झील में गिरती है, फिर फाइनली जाके वो यमुना में गिर जाती है। नदियों का पूरा ढांचा तुम्हें पता है, और पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया तो नदियों से ना छूटे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदियों का टॉपिक हर साल हर पेपर में उठता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अफवाह तंत्र मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया था, नदियों के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप पढ़ते भी चले। जैसे नदियां देख तो ली हमने, लेकिन उनके बारे में जानना, ये राक्षी नदी देखो, दक्षिण की नदियां सब पढ़ा दिया था। इसके बाद हमारा झीलों का टॉपिक था जो शुरू करना था। नहरें, ये भी पढ़ा दिया था। ये देखो, ये झीलें पढ़नी थी हमें। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको येलो वाला ये पढ़ाया था, और फिर पूछा था उनसे कि विजिबल है कि नहीं है। तब मैंने लास्ट आपको ये सारे बांध बताए थे कि घग्गर नदी पर 4 कम ऊंचाई के बांध, छामला, बंदराना, दीवान वाला, और एक का नाम क्या था, कौशल्या। फिर रेवाड़ी में साहिबी नदी पर बाढ़, कैसे वहां मसानी गांव में बांध बना 1989 में, फिर कभी बाढ़ नहीं आई। यमुनानगर में सोम छोटी सी नदी है, यमुना की ही सहायक है। पथराला बैराज है, सिरसा, घग्गर, ओटू बैराज। और इम्पोर्टेंट था ये क्योंकि इसके बाद आपकी घग्गर नदी निकल जाती है राजस्थान की तरफ। यमुनानगर में यमुना पर ताजे वाला हथनी कुंड, इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको समझाई थी कि कैसे पहले बना था वो। सबसे पहले कैसे पृथ्वीराज चौहान ने शायद कच्ची नहर खुदवाई थी, फिर काम करवाया, आदमी था, बंगाल इंजीनियरिंग वर्क्स वाले, सब आपको बताया हुआ है। तो वो सारी चीजें थी, ये लास्ट क्लास में हुआ था इस टॉपिक का, ये वाला। और लास्ट चलते चलते मैंने आपको देखो ये वाला पढ़ाया था पॉइंट, रेणुका और किशाऊ, इसके ऊपर मैंने क्लास खत्म की थी। तो बताया था कि बहुत बड़े बांध बन रहे हैं यमुना नदी पर, और ये फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एरिया में ही यमुना के पानी को यूटिलाइज करेंगे, और वहां से फिर ये आगे बढ़ेगा। इससे हरियाणा को, दिल्ली तक को फायदा मिलेगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक है हरियाणा की झीलें। उस दिन वहां तक लास्ट क्लास में आप देखना, रेणुका किशाऊ बांध के ऊपर हमने क्लास खत्म की थी। हरियाणा की झीलें, हरियाणा में कोई बहुत भारी भरकम झीलें नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा की सबसे बड़ी झील अगर एग्जाम में आ जाए तो दमदमा झील आपके हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में फैली है। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट झीलों की अगर बात करूं, वैसे 20-22 झीलें पढ़ के जानी पड़ती हैं जो मेन है, लेकिन कुछ खास की अगर मैं बात करूं तो दमदमा अपने एरिया के कारण जानी जाती है। फरीदाबाद में है आपकी सूरजकुंड झील है, जो कि कहते हैं कि सूरजपाल तोमर वंश, तोमर डायनेस्टी, जिसने दिल्ली बसाई थी ढिल्लीगा के नाम से 8वीं शताब्दी में, उन लोगों ने बनवाई थी। ऐसे ही आपकी फरीदाबाद में एक बड़कल झील है जो प्राकृतिक है, और वो अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसी हुई झील है, 206 एकड़ में फैली। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां आपके सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं झील पे घूमने के लिए। जैसे आपकी दमदमा पे भी आते हैं, लेकिन उतने नहीं, वो 3000 एकड़ में है, जबकि 206 एकड़ में फैली बड़कल झील पर आपके टूरिस्ट कंपैरेटिवली बाकी झीलों से ज्यादा आते हैं। एक आपकी चंडीगढ़ के पास पड़ती है पंचकुला में, जिसको आप पढ़ लेते हैं, सुखना झील। ये मैनमेड है, इंसान के द्वारा बनाई गई है, प्राकृतिक नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में है, तो वहां से आने वाली बारिश का पानी इकट्ठा होता है।
और सुखना लेक जो है वो भी टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। तो कुछ झीलें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी, जैसे कर्ण झील है, तिलियार झील है, या उजीना झील है, संघेल, कई इस तरह की झीलें जो कई बार एग्जाम में देखे जाते हैं, ब्लू बर्ड है, तो ये पढ़नी पड़ेगी, पढ़ेंगे तभी इनके बारे में जान पाएंगे। ठीक है। झीलें, हरियाणा की झीलें अपने सौंदर्य के कारण प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसकी झीलों के प्रकार बता दिए मेन। पहली ब्रह्म सरोवर, ये ऐतिहासिक झील है, और जब हमने पर्यटन केंद्र पढ़े थे ना, तो याद करो ब्रह्म सरोवर को डिटेल से बताया था। ऐसी मान्यता है कि यहीं से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत की, इसी सरोवर की मिट्टी से। और यहाँ भगवान विष्णु और शिव जी और ब्रह्मा तीनों का निवास स्थान भी है। और ऐसा भी माना जाता है कि इसकी ऐतिहासिकता बहुत पुरानी है, और इसलिए शायद इसका जिक्र एक मुस्लिम आने वाले आदमी ने अपनी किताब में, अल बरूनी ने भी अपनी किताब में किया। जैसे किसी जगह की इंपॉर्टेंस होगी तभी किताब में उसको मेंशन किया जाएगा, वरना क्यों लिखते हो। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतिहास में है। ब्रह्म सरोवर थानेसर में पड़ती है, कुरुक्षेत्र में। इसे हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा की पूजा तो हिंदू धर्म वाले करते हैं। अल बरूनी जो कि विदेशी है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, और जब ये मध्यकाल की स्टार्टिंग थी इंडिया की तरफ, तब ये आए थे। अल बरूनी ने किताब लिखी, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, हिंदुस्तान के ऊपर। इसमें ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया। तो आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बुक होगी कि एक विदेशी राइटर मध्यकाल की शुरुआत में, यानी इस्लाम धर्म का जब आपके यहाँ धीरे धीरे प्रचलन हो रहा था, उस टाइम पर एक विदेशी आता, आपकी हिंदू धर्म की इंपॉर्टेंट झील का जिक्र वो अपनी किताब में करता है। किताब उल हिंद में नाम है अल बरूनी। तो इसका मतलब इस झील की इंपॉर्टेंस होगी इतिहास में भी। सुल्तानपुर झील जो फर्रुख नगर खंड में स्थित है, जिसके नाम पे आज आप कहते हैं सुल्तानपुर, जो पहले पक्षी विहार था सलीम अली के नाम पर, आज सुल्तानपुर एक नेशनल पार्क है। और हरियाणा में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक आपका कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर में बहुत घने जंगल हैं, सुल्तानपुर में कोई बहुत घने जंगल नहीं है, एरिया भी बहुत कम है, 53 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वहां पे एक झील है, और उस झील के चारों तरफ आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे, कोई लश ग्रीन नहीं है, कीकर सबसे ज्यादा है, और उस एरिया में प्रवासी पक्षी ज्यादा आते हैं। ठीक है। तो ये सुल्तानपुर झील फर्रुख नगर खंड में है। यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सैलानी, सैलानी मतलब टूरिस्ट भी आते हैं। मैंने आपको बता दिया साइबेरियन सारस यहाँ पे ज्यादा आता है। बड़कल झील मैंने जिक्र किया अभी, फरीदाबाद के पश्चिम में है, चट्टानी क्षेत्र में अवस्थित है। 1947 में इस झील का निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए किया गया। वैसे ये मैनमेड नहीं है, नेचुरल झील थी अरावली के तलहटी में, लेकिन उसको थोड़ा सा और काम किया, और वहां पे सिंचाई का टारगेट बना के, जब आपका देश आजाद हुआ 47 में, तो सिंचाई के प्रोजेक्ट के लिए उस झील को थोड़ा सा और इलेबोरेट किया गया। तो मैनमेड नहीं है, नेचुरल झील है, जबकि सुखना आपकी मैनमेड झील है, यानी मानव निर्मित। ये प्राकृतिक थी, आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, सौंदर्यीकरण इसका इंसान ने कर दिया, और इसको सिंचाई के टारगेट के लिए इंसान ने यूज करना 47। ठीक है। ये कई बार HSSC पूछ चुकी है। खलीलपुर झील है, मेवात नूह में पड़ती है, उत्तर पूर्व में है। ये झील वर्षा ऋतु में जल ग्रहण करती है और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। आप जानते हैं मेवात में कोई भारी भरकम वर्षा तो होती नहीं है, तो जब बारिश होती है तो खलीलपुर में पानी इकट्ठा होता है, वरना फिर सूख जाता है। ठीक है। कोटला झील नूह और फिरोजपुर की पर्वत श्रृंखला में है। कोटला आप जानते हैं अच्छी तरह से मेवात के इलाके में है, तो श्रृंखला में है। ये एक विशाल झील है। कोटला झील कहाँ पड़ेगी? आपके मेवात के इलाके में, कोटला मेवात। और मेवात साइड में जो झील है वो सारी अरावली में होंगी। जो उत्तर वाली झील है सबसे ऊपर की, वो सारी शिवालिक के हेरफेर में है। जो दक्षिण वाली झील है वो अरावली के हेरफेर में, जो मतलब नूह के आसपास है। मेरी बीबीपुर नजफगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। बीबीपुर वैसे तो एक गांव भी है, आपके जींद में पड़ता है ना, लेकिन ये बीबीपुर झील जींद में नहीं है, ये कुरुक्षेत्र में। ये ध्यान देने की बात है, कई बार एग्जाम में HSSC पूछ चुकी है। बीबीपुर झील और नजफगढ़ झील, जिसका कि हरियाणा से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि नजफगढ़ गिना जाता है दिल्ली में। और आपका जो सुशील कुमार है ना पहलवान, उनका जो बर्थ लैंड है वो वही नजफगढ़ के पास ही पापरौला गांव में उनका जन्म हुआ था 1983 में। क्योंकि हरियाणा की तरफ से खेले थे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीबीपुर झील जो आपके कुरुक्षेत्र में है, और नजफगढ़ झील जहाँ की आपकी दक्षिण हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर साबी नदी या साहिबी नदी गिरती है, ये दोनों मैदानी भाग में। वैसे झीलें जनरली पहाड़ों में होती हैं, भाई पहाड़ों के निचले हिस्से में झील होती है, लेकिन आपकी 2 झीलें, आपकी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी नदी उसमें गिरती है, अदरवाइज वो दिल्ली की है। तो आपकी बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र की, और आपकी नजफगढ़ झील जिसमें आपकी दक्षिणी हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर साहिबी गिरती है, वो याद रखना। ठीक है। वो मैदानी है। फिर इसके बाद राज्य की प्रमुख झीलें इन्होंने बता दी हैं। सबसे पहले देखो कर्ण झील है करनाल में,
कर्ण झील करनाल में। कहते हैं जो कर्ण थे, पांचों पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण कहलाते थे, कुंती के सबसे बड़े बेटे। कहते हैं कि इस झील में रोज ये स्नान करते और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब स्नान करके निकलते तो जब अपने महल की तरफ जाते तो रास्ते में जो खड़ा होता, जो इनसे भिक्षा मांगता, दान मांगता, ये हर एक को दान करते थे। तो इनका नाम पड़ गया था दानवीर कर्ण। तो वही झील है ये कर्ण झील। कहाँ है? करनाल में। बीबीपुर झील अभी हम पढ़ रहे थे, मैदानी इलाके की है, कुरुक्षेत्र में है। नजफगढ़ झील हमने पढ़ा था, साहिबी नदी गिरती है नजफगढ़ में। ब्लू बर्ड, बीबी झील बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, बीबी, ब्लू बर्ड झील हिसार में, बीबी हिसार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चंदेली नूह मेवात में है। कोटला आपने पढ़ा था मेवात में। उजीना संघेल पढ़ेंगे मेवात में, नाम से लगेगा, हाँ मेवात के है। चंदेली, उजीना संघेल और कोटला। ठीक है, नूह मेवात में। टिक्कर ताल भी लिख देते हैं, टिक्कर ताल भी लिख देते हैं। ताल मतलब समझते हैं ना, जहाँ पानी भरा होता है। तो टिक्कर ताल आपकी मोरनी हिल्स वाले इलाके में पड़ती है, पंचकुला में। टिक्कर ताल झील इंपॉर्टेंट है ये, टिक्कर ताल। और आप जानते हैं यहाँ से आपकी एक नदी भी निकलती है इसी इलाके से, पंचकुला में, जो स्पेशल आप ही के यहाँ से शुरुआत होती है और इन्हीं पहाड़ियों के निचले हिस्से से। क्या नाम था उसका नदी का? टांगरी नदी। जो किस में गिरी थी? जाके सरस्वती में, मारकंडा में, मारकंडा सरस्वती में, सरस्वती आपकी घग्गर। ठीक है, तो टिक्कर ताल झील आपकी टूरिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है पंचकुला में। भिंडावास आपने पढ़ा हुआ है, खप्परवास, भिंडावास पढ़ाए हुए ना, वन्य जीव आठों पढ़ा रखे हैं आपको, संरक्षण रहते हैं बस, नेशनल पार्क और वो पढ़ा दिए थे। ये भिंडावास सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ प्रवासी ये पक्षी बहुत ज्यादा है, 250 प्रजाति है पक्षियों की। और आपकी साहिबी नदी इसी के पास झज्जर तक तो आती है। कहाँ कहाँ थी वो? RGJ यानी रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर, सबसे इंपॉर्टेंट नदी आपकी दक्षिण हरियाणा की। भिंडावास में भी झील है, तो झज्जर में है भिंडावास, सुंदर झील के लिए जाना जाता है भिंडावास, पक्षी है यहाँ बहुत। सन्निहित झील ऐतिहासिक झील है आपकी कुरुक्षेत्र में और कहते हैं भगवान विष्णु का स्थायी निवास है यहाँ सन्निहित झील में, भगवान विष्णु का परमानेंट हम मान लेते हैं रेजिडेंस है। ये कहाँ पड़ेगी? आपकी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। सूरज कुंड भी आप सब जानते हैं, सूरज की आकृति की कुंड मतलब तालाब टाइप में, और ये सूरजपाल तोमर ने बनवाई थी। तोमर वंश, तोमर डायनेस्टी आपके यहाँ 8वीं शताब्दी में दिल्ली के आसपास फरीदाबाद में एक डैम उन्होंने बनवाया था, मैंने आपको पढ़ाया था अनंगपुर बांध, तो वही है ये। तो सूरज कुंड फरीदाबाद में है। यही तो मेला लगता है वो जो हर साल लगता है ना आपका फरवरी के आसपास, वो सूरज कुंड मेला। बुलबुल झील है आपकी जींद में। अभी एक और पढ़ रहे थे ना हम, जींद में जो नाम था जींद के गाँव जैसा बीबीपुर, लेकिन वो झील कहाँ थी? कुरुक्षेत्र में। बीबीपुर गाँव पड़ता है जींद के एरिया में। तो बुलबुल झील कहाँ है? जींद में। बिंदक्यार झील ही बिंदक्यार है, बिंदी और लगा देते हैं, बिंदक्यार, कहीं कहीं बिंदक्यार लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है क्योंकि वामन पुराण में इस झील का जिक्र है। और ये आपकी कहलाती है कि ये वृद्ध केदार झील कहलाती है। केदारनाथ है ना, कहते हैं भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं वहां, तो केदारनाथ के जैसी ही इंपॉर्टेंस इस झील की भी है, तो वृद्ध केदार इसको नाम दे दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक है। बिंदक्यार झील कैथल में है, पुराना नाम इसका वृद्ध केदार झील। तो केदारनाथ से केदार झील है ये, वृद्ध केदार झील। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बिंदक्यार झील कैथल में है, इसी का नाम है वृद्ध केदार झील। और कैथल आप अच्छी तरह जानते हैं, पांचों पांडवों में सबसे बड़े जो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाते हैं, उन्होंने बसाया था और यहीं पे जन्मे थे हनुमान जी, इसलिए कपि स्थल भी कहलाता है कैथल। तो हनुमान जी की नगरी है ना, उनका जन्म हुआ तो कपि स्थल बन गया और युधिष्ठिर ने बसाया था। और वृद्ध केदार झील किसका नाम है? बिंदक्यार झील का कैथल है, बहुत इंपॉर्टेंट। चक्रवर्ती झील कर्ण झील का ही नाम है, जो हम ऊपर पढ़ के आए, 17 एकड़ में फैली है करनाल में। तो कर्ण झील किसका दूसरा नाम है? चक्रवर्ती झील का। चक्रवर्ती कह लो या कर्ण कह लो, 17 एकड़ की इंपॉर्टेंट झील है करनाल में। तिलियार झील, तिल्ली भी लिख देते हैं इसको, तिलियार, कहीं कहीं तिलियार, कहीं कहीं तिलियार, बहुत बार आ चुका, बहुत ज्यादा बार। ये कहाँ है? आपकी रोहतक में। तो तिलियार झील रोहतक में है, बहुत सुंदर झील है, ये तो मैंने देखी भी हुई है, घूमने लायक जगह है। सुखना झील, ये बिल्कुल जू के पास है, जो आपका रोहतक का जू है ना, आपके यहाँ 3 जू हैं, 3 आपके यहाँ चिड़ियाघर हैं, 2 है मिनी जू और एक है बड़ा जू। तो आपके 2 मिनी जू हैं, ये 3 जू हैं आपके भिवानी में और एक आपका रोहतक में और एक पीपली कुरुक्षेत्र में। तो जो आपका रोहतक वाला जू है ना, ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, बाकी 2 भिवानी और पीपली कुरुक्षेत्र वाला छोटे जू हैं, एक 27 एकड़ में एक 7 में, लेकिन आपका रोहतक वाला जो जू है वो 44 एकड़ में और बिल्कुल इस तिलियार झील के साइड में है। मतलब आप ये लगा लीजिए, जिस गेट से आप तिलियार में घुसते हैं उसके साइड वाला राइट हैंड साइड में जो गेट है वो जू का है। ठीक है, तो ये तिलियार झील रोहतक में, रोहतक के चिड़ियाघर के बिल्कुल लगती हुई झील है। सुखना झील मैंने जिक्र किया था, चंडीगढ़ में, मैनमेड है और
किस पहाड़ियों में है? शिवालिक की तलहटी में। संगेल या उजीना नूह में, अभी हम पढ़ रहे थे कोटला, और एक और भी हमने पढ़ी थी ना, ये नूह वाली देख के जाना, चंदेली, चंदेली भी नूह में, कोटला भी नूह में थी, और संगेल उजीना भी नूह में। ओट्टू झील, ओट्टू बैराज पढ़ाया था मैंने आपको उस येलो वाले टेबल में। कहाँ था ये? सिरसा में ना। कौन सी नदी? घग्गर, जो वो जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है ना सिरसा में, दोनों हिस्से फिर राजस्थान की तरफ चले जाते हैं, उसी पे बनाया हुआ है ओट्टू बैराज। तो जहां बैराज होगा वहां पानी रुकेगा, वहां झील अपने आप बन जाएगी। तो ओट्टू बैराज के पास ही वीय राज बांध भी है, तो वीय राज बांध पूछे, ओट्टू बैराज पूछे, सिरसा घग्गर नदी पर, ठीक है, तो वही ओट्टू झील मिलेगी। बड़कर झील हमने अच्छी तरह बातचीत कर ली, फरीदाबाद में है। यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, कोई बहुत बड़ी झील नहीं है, 206, जितनी शरीर में हड्डी है बस उतनी याद रखना, 206 वर्ग इसमें फैली है, एकड़ में, वर्ग किलोमीटर नहीं, एकड़, 206 एकड़ में। और यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। 1947 में इसी के ऊपर सिंचाई का काम हुआ। ये नेचुरल है। किसमें है ये? अरावली के पहाड़ियों में। दमदमा झील सबसे बड़ी झील है आपकी गुड़गांव की, और गुड़गांव की क्या, पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी झील, 3000 एकड़ में फैली। चिल्ली झील है आपकी फतेहाबाद में, चिल्ली झील फतेहाबाद में, छोटी झील है चिल्ली झील, कोई बहुत बड़ी ऐसी नहीं है फेमस, लेकिन फिर भी पूछी गई है एक दो बार एचएसएससी में, इसलिए बता दिया, चिल्ली झील फतेहाबाद। ओट्टू पूछेंगे तो सिरसा। सूरजकुंड आप अच्छी तरह जानते हैं फरीदाबाद में, और बड़कल में लोग ज्यादा आते हैं, 206 हड्डियों के बराबर, 3000 एकड़ में फैली आपकी दमदमा। और आपकी ओट्टू बैराज के पास वीरराज बांध भी है सिरसा में। और आपकी बुलबुल पूछेंगे तो जींद में है। ऐसे कहेंगे बीबीपुर तो कहेंगे कुरुक्षेत्र में है। ये याद करनी पड़ती है बार बार, ऐसे तरीका यही होता है, बार बार सुनो बार बार पढ़ो, अपने आप फिर पढ़ पढ़ के देखो कितनी याद हुई, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा सिंचाई। हरियाणा में सिंचाई का क्या साधन है सबसे बड़ा? तो आपके दो बहुत बड़े साधन हैं, एक तो नहरें और एक आपके ट्यूबवेल, सबसे बड़े साधन है। एक 51% पर सिंचाई करता है और एक 48% पर, मतलब दोनों 50 के हेरफेर में है। इसके बाद नंबर आता है कुओं का, तालाबों का या फव्वारे का। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इरिगेशन आपके पास है, या तो आपने नहरें बना रखी हैं। आप नहरें क्यों बना पाए? मैंने आपको SYL समझाया होगा, ये पश्चिमी यमुना नहर समझाया होगा, अगर मैंने आपको पढ़ा रखी ना क्लास, उसमें हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया होगा। कई लोगों को नहीं याद है तो फिर बता देती हूँ। पश्चिमी यमुना नहर आपके यहाँ निकलती है जब आपकी यमुना की एंट्री होती है ना। एक बार फिर से हल्का सा देख लेते हैं ताकि चीज दोबारा से रिफ्रेश हो जाए दिमाग में। ये मान लीजिए दो नहरें, नदियां हैं आपकी, इस तरफ वाली घग्गर और ये यमुना। जब यमुना आपके यहाँ मुड़ी थी ना, यहाँ से मान लें आपकी एंट्री हुई थी यमुना की। हमने नदियों का टॉपिक डिटेल से पढ़ा हुआ है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, फिर बृहत हिमालय से 6330 मीटर की ऊंचाई से क्रॉस करते 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 फाइनली हरियाणा में जब ये आती है, तो हरियाणा में एंट्री इसकी होती है ताजेवाला के पास। कलेसर नाम का जो जंगल है, जो नेशनल पार्क भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहां से ये एंटर करती है कलेसर से। और उसके बाद फिर ये बहती है, फिर ये आगे जाती है थोड़ा सा यमुनानगर में, एंट्री के तुरंत साथ में फिर यहाँ से इसका पानी मोड़ देते हैं दो तरफ, और यहीं पे बना दी गई है। यहाँ मान लीजिए एंट्री थी, यहीं पे बैराज बना दिया, जिसको हथनी कुंड बैराज ताजे वाला बोलते थे पहले, अब हथनी कुंड। आधा पानी इधर मोड़ दिया, आधे से थोड़ा कम और आधे से थोड़ा कम इधर, और कुछ पानी सामने ऐसे चल पड़ा, ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब जो इधर नहर आई, ये पश्चिमी यमुना नहर, जो यूपी की तरफ गई वो पूर्वी यमुना नहर। फिर आगे इसी नहर की ब्रांचेस बना दी, और सबसे लंबी ब्रांच थी सिरसा शाखा, इसी की सिरसा शाखा। इससे पूरे बीच के हरियाणा, जो पूरा ये आपका मेन जलोढ़ मैदान है ना, यहाँ तक जो नहरें निकली हैं, पूरा जाल बिछा हुआ, वो सारा इसी का है। और इसके साथ एक बड़ा योगदान देती है आपकी भाखड़ा नांगल, जो आपके यहाँ पंजाब में है सतलुज नदी पर, वो आपके यहाँ एंटर करती है इस तरफ टोहाना फतेहाबाद से, और फिर उसका भी जाल ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो ये मिला के पूरा ऐसे नहरों का जाल बिछा हुआ है पूरे हरियाणा में। ये यमुना आगे जाके दिल्ली में ओखला नाम की जगह पड़ती है, वहां से फिर बैराज बना के, छोटा सा बांध कहना ठीक नहीं क्योंकि बांध तो ऊंचा होता है, बैराज से फिर एक गुड़गांव नहर निकाली गई, एक आगरा नहर। तो इस तरह यमुना का पानी आप पूरा हरियाणा, दिल्ली, और आप लगा लीजिए वो जो टोंस नदी है, जो गिरी नदी है, रेणुका, किशाऊ, सब ये यमुना का पानी तो यूज करेंगे। तो यमुना से कितने लोगों का जीवन चल रहा है, कितने लोग जो है पीने के फॉर्म में, सिंचाई के फॉर्म में, बिजली बनाने या मछली पालन, तो कितने लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये यमुना का पूरा जाल हमने पढ़ा था, पश्चिमी यमुना नहर का। और ये भाखड़ा नांगल की जो एंट्री आपके यहाँ टोहाना से थी, ठीक है। तो उसी को आगे ये फोकस करके जो है सारी चीजें लिखी गई है।
चलिए अब आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी सारी बातें। देखें जरा, तो हरियाणा के कुल कृषि क्षेत्रफल के 60% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। आपका बहुत सारा इलाके को तो सिंचाई ऐसा चाहिए भी नहीं। जैसे आपके पंचकुला को सिंचाई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वहाँ जंगल बहुत है। आपके यमुनानगर में बारिश बहुत अच्छी होती है। आपके यमुनानगर का छछरौली कहलाता है हरियाणा का चेरापूंजी, क्योंकि वहाँ बारिश की मात्रा बाकी हरियाणा के मुकाबले काफी ज्यादा है। फिर कलेसर का पूरा जंगलों का इलाका है, और उस इलाके में फिर बारिश जब तक देखो होती रहती है। तो आपको बहुत सूखे इलाके को बिलोंग नहीं करते हैं। आपके यहाँ बारिश भी ठीक ठाक होती है, और आपके यहाँ 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं। तो इस हिसाब से अगर फिर हमने कितनी सारी झीलें भी देखी, कुछ प्राकृतिक कुछ मानव निर्मित, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि बहुत सूखा इलाका नहीं है आपका। लेकिन फिर भी हाँ, जरूरत तो पड़ती है सिंचाई की। तो 60% भाग पर आपकी सिंचाई उपलब्ध है। इस 60% का मतलब है जो जहाँ खेती करते हैं, पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रही, उसको तो बड़ा प्रतिशत है। हरियाणा में कुल सिंचित क्षेत्रफल है 5672 हेक्टेयर, तो बहुत सारे एकड़। सिरसा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हुआ, सिरसा जिले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है। सबसे ज्यादा सिंचित जो एरिया है ना आपका, वो सिरसा में है। वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाओ, सिरसा का एरिया सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, 4277 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जो एरिया है वो सिरसा के पास ही तो है। तो जिसके पास एरिया बड़ा होगा, कॉमन सेंस है, उसके वहाँ खेती ज्यादा है। गेहूं में नंबर 1 वो लोग हैं, सब्जियों में वो नंबर 1, फलों में ना, तो फिर वहां तो पानी होगा ही होगा, सिंचाई की सुविधा होगी होगी। तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र जो है इसका, सबसे कम सिंचित क्षेत्र महज 25 हेक्टेयर वाला जिला पंचकुला है। कारण आप समझ सकते हैं, वनों के टॉपिक को अगर आपने समझा था, जो मैंने पढ़ाया था, वन यहाँ कितने 43% पर है ना भाई, आधे इलाके में वन है। आप खुद सोचो, जहाँ आधे में वन है वहां सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं, तो कितनी बड़ी बात है। वहां वो छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया सिरसा। राज्य में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है आपकी, या तो नहरें या ट्यूबवेल, नलकूप, कुएं और तालाब। ये कम है। जैसे तालाब कोई बहुत बड़ा साधन आपका नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा साधन आपका है नहरें और ट्यूबवेल्स, फिर कुएं और तालाब। राज्य में कुल सिंचित भूमि की सिंचाई 48% नहरों द्वारा और 50% नलकूपों द्वारा। ट्यूबवेल आप अपना पर्सनल बना सकते हैं, नहर आप अपनी पर्सनल नहीं खोद सकते, वो सरकार की मर्जी से चलती है। अगर पर्सनल की मर्जी होती तो SYL हमारी मर्जी से बन चुकी होती। सतलुज यमुना लिंक नहर है ना, हमारे और पंजाब के बीच में डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट से कितनी बार हमारी बैठकें हो चुकी, और कोई वो सुनने को राजी नहीं। हमने अपना काम कर रखा है, पंजाब उस काम को करके राजी नहीं है, वो तो जमीनें लौटा रहा है। तो अगर ऐसा होता कि अपनी बपौती है, हमारी मर्जी है, तो नहरें हम बना लेते। लेकिन नहरें बनाना राज्य की आपस की समझदारी और एक अंडरस्टैंडिंग, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके तब ये सब बनती है। तो इसलिए नलकूप जो है ना, वो आपके वो ज्यादा सिंचाई करते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा होती है। तो नलकूपों से आप 50% और नहरों से 48%, लेकिन ज्यादा अंतर भी नहीं है, नहरें भी बहुत पूरा जाल है। और शेष अन्य साधन, तो शेष बचा ही कितना, 50 और 48 लगा लो, 98.3 तो हो ही गया, बाकी बच गए कुएं और तालाब। तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। आपका मेन क्या साधन है जो आप खुद लगा सकते हैं, नलकूप 51%, उसके बाद नहरें 48%। ठीक है। राज्य में नहरों की मजबूत प्रणाली है, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई ना, दोनों नदियों से कैसे नहरों का पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे हरियाणा में। तो मजबूत प्रणाली है, विकसित है। राज्य की 2 मुख्य नहरें पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर है। और पश्चिमी यमुना मैंने आपको दिखा दिया कैसे कलेसर के पास यमुना का पानी हमारी तरफ मोड़ दिया, यूपी की तरफ, और कुछ बचा कुचा दिल्ली की तरफ। तो यमुना का मेन पानी आप यूपी खूब यूज कर रहे हो, और दिल्ली तक भी पानी आराम से जा रहा है। इनफैक्ट आपके करनाल से मुनक नहर निकाली गई है 109 किलोमीटर लंबी, जो स्पेशल सारा पानी यूज करता है दिल्ली। और दिल्ली का हैदरपुर जो लगा हुआ है ना वाटर प्लांट, वो है ही मुनक नहर के ऊपर। ठीक है। तो ये 2 मुख्य नहरें हैं आपकी। घग्गर और इसकी सहायक नदियों पर 4 कम ऊंचाई की बांध परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। कौशल्या बांध, दंगराना बांध, छामला बांध, दीवान वाला बांध। ये घग्गर ही तो आपकी सबसे उत्तरी नदी है, हरियाणा की सबसे ऊंचाई पर स्थित नदी घग्गर। क्योंकि याद करो, घग्गर पंचकुला से एंटर हुई थी कालका के पास से। ये कहां से निकल के आई थी, हिमाचल के डागशाही से ना। तो ये सबसे ऊपर, पंचकुला से ऊपर तो आपका जिला ही नहीं है, तो सबसे ऊपर से आने वाली नदी कौन सी है, घग्गर। घग्गर जो है, अगर वो 320 किलोमीटर थी, तो याद करो 292 थी। ये 5 जिलों को टच करती हुई आगे राजस्थान में निकली थी। इसी पर है ओट्टू बैराज या वीए राजबांध। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। 4 बांध ये इसी पर है, ये लेकिन है आपके पंचकुला साइड में, दक्षिण में नहीं है। कौशल्या, दंगराना, छामला, दीवान वाला इंपॉर्टेंट है घग्गर नदी के बाद। राज्य के विभिन्न भागों में सिंचाई के साधन, जैसे पूरे राज्य की लोकेशन अलग अलग है ना, तो वहां सिंचाई के साधन भी अलग अलग है। अब जैसे अगर देखें किस इलाके में बारिश ज्यादा है, तो आपके पंचकुला साइड में,
तो बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी एक बेल्ट राजस्थान से मिलती भी है, तो वहाँ सूखा थोड़ा बहुत इलाका प्रभावित होगा, वहाँ तरंगित बालू का मैदान मिलेगा, बालू के टिब्बे भी मिलेंगे, अनकाई दलदल भी मिलेगा, तो उस तरह के इलाके में सिंचाई के लिए फव्वारा सिंचाई बेस्ट है। तो हर तरीके का अलग अलग काम है, उसको बता रहे हैं सिंचाई के साधन। उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी समझ जाओ आपका पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये आपका उत्तर पूर्वी, मेनली तो पंचकुला अंबाला, ठीक है। तो अंबाला के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नांगल उत्थापक सिंचाई योजना। ये हरियाणा की पहली सिंचाई योजना थी, हरियाणा बनने के बाद ये अस्तित्व में आई पहली सिंचाई योजना। एग्जाम में आ जाएगा हरियाणा की फर्स्ट जो सिंचाई योजना है वो किस नाम से थी, तो आधे तो टिक कर देंगे, पश्चिम यमुना नहर। वो अलग सेंस में है, वो पश्चिम यमुना नहर तो ऐतिहासिकता से जोड़ के, लेकिन अगर आप देखें कि जिसके ऊपर अब सरकारों ने काम किया आपके जिले विशेष के ऊपर, तो वो नांगल उत्थापक आपके अंबाला आपको ध्यान में रख के स्पेशल डिजाइन की गई थी, ठीक है। मध्यवर्ती भाग में कुएं भी है, नलकूप भी और नहर भी। आपका जो बीच वाला हिस्सा है, दोनों नदियों के जो बीच का पोर्शन है, इसमें नहरों का जाल भी है, इसमें नलकूप भी और कुएं भी है मध्य भाग में। दक्षिण पूर्वी भाग में तो नलकूप और नहरें, कुएं और तालाब नहीं है दक्षिण पूर्वी इलाके में। और रेतीले भाग में फव्वारों द्वारा, नलकूप का यूज करते हैं पर फव्वारा, स्प्रिंकलर सिंचाई बोलते हैं। फव्वारा सिंचाई तब की जाती है जब पानी की कमी हो और फसलों को बहुत ज्यादा खड़ा पानी ना चाहिए, तो फव्वारा सिंचाई से काम चल जाता है। आपके यहाँ फव्वारा सिंचाई में बहुत बड़ा एक बेस तैयार किया था चौधरी बंसीलाल जी ने, उन्हें कहते हैं फव्वारा सिंचाई के जनक है वो हरियाणा में। तो बंसीलाल जी कहते हैं हरियाणा के लौह पुरुष हैं, वही आधुनिक हरियाणा के निर्माता हैं। उन्हीं के टाइम में आपके हरियाणा में टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, सबसे लंबा कार्यकाल एज सीएम उन्होंने ही देखा है 12 साल का। तो इन सब चीजों को याद ना, फव्वारा सिंचाई में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। ये कहाँ होगी, रेतीले भाग में। दक्षिण पूर्वी में नहर और नलकूप, ठीक है। मध्यवर्ती में सब कुछ, कुएं भी, नलकूप भी और नहरें भी। और उत्तर इस इलाके में तो नांगल उत्थापक अंबाला के लिए मेन थी, वर्षा तो होती है। प्रमुख सिंचाई परियोजना है, अब नाम से आती है, कई बार एग्जाम में देखना पूछेंगे जूही नहर परियोजना निम्न में से किस इलाके की सिंचाई के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन आ जाएंगे गुड़गांव, अंबाला, फिर कह देंगे सोनीपत और भिवानी। तो ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, जूही पूछे या जवाहरलाल पूछे, लोहारू पूछे, बीएन चक्रवर्ती पूछे या इंदिरा गांधी पूछे, सबके नाम हमें जबानी याद हो। देख ले मेन कौन कौन सी है। जूही नहर परियोजना, जूही नहर योजना एक उत्थापक सिंचाई, उत्थापक होता है जो ऊंचे इलाके होते हैं ना, अगर ऊंचे इलाकों की सिंचाई करनी होती है तो उसके लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, मान लीजिए नहर चल रही है, नहर को बफरिंग का बता रहे हैं, देखने पर। अच्छा भाई यहाँ से सही है बफरिंग का, अच्छा रिफ्रेश कर लो एक बार, जिसके में बफरिंग हो रही है ना रिफ्रेश कर लो। उत्थापक क्या होता है, थोड़ा ऊंचा उठा इलाका, जैसे नहर जो है तो नॉर्मल इसमें चले, एक होता है मुख्य नहर से शाखाएं निकाली थोड़ा ऊंचे इलाके को सिंचित करने के लिए, तो उसके लिए पानी को उठाने के लिए ना मोटर का और इस तरह की चीजों का यूज करना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं उत्थापक सिंचाई योजना। जनरली ऊंचे इलाकों में अगर नहर को ले जाना होता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ तासीर होती है ना पानी की बहने की, लेकिन अगर नीचे से ऊपर पानी उठाना है तो फिर उसको बोलते हैं उत्थापक सिंचाई योजना। तो ये नहर का एक सिस्टम होता है। तो ये उत्थापक सिंचाई योजना है लिफ्ट नहर योजना, जो भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्र को, देखो भिवानी के ऊंचे, तभी तो उत्थापक है, वरना उत्थापक क्यों होती, लिफ्ट क्यों होती। तो भिवानी में है जूही नहर परियोजना, ऊंचे क्षेत्र की सुविधा, सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई, 170 किलोमीटर लंबी है। तो जूही नहर आपके यहाँ भिवानी को टारगेट करके जो ऊंचा इलाका है भिवानी का, उसके लिए बनाई गई 170 किलोमीटर लंबी नहर है जूही नहर परियोजना। उत्थापक सिंचाई योजना के तहत आपके भिवानी के एरिया को पानी मिल जाए, ऊंचे एरिया को, इसके लिए डिजाइन की गई। लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, लोहारू इसी का नाम है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट इसी का नाम है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लोहारू जो पहले भिवानी में थी, लेकिन अब ये चरखी दादरी में पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं चरखी दादरी 2016 में नया जिला बन गया, तो जो नहर का इलाका था वो एज इट इज है, बस अब वो गिना जाता है चरखी दादरी। तो अगर एग्जाम में चरखी दादरी भिवानी दोनों आए तो चरखी दादरी के साथ जाना, ना मिले तो भिवानी के साथ, जूही भिवानी में ही है। लोहारू, लोहारू उत्थान, देखो भिवानी की ज्यादातर उत्थान है। लोहारू उत्थान सिंचाई योजना, जिसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, द्वारा भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है। तो लोहारू का ही नाम क्या है, इंदिरा गांधी, भिवानी जिला, लेकिन अब उससे कट के क्या बन गया आपका चरखी दादरी। तो अब ये किसमें टिक कर क्या होगा, चरखी दादरी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, भिवानी उत्थान, नाम ही भिवानी है तो भिवानी के लिए ही होगी। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत 220 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा भिवानी जिले की 1 लाख हेक्टेयर
भूमि में सिंचाई की जाती है। भिवानी उत्थान सिंचाई योजना, जिसका एक नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, बहुत इंपॉर्टेंट, वीएन चक्रवर्ती नहर। ये वीएन चक्रवर्ती मैंने आपको कई बार डिटेल से बताया। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती आपके राज्य के नहीं है, ये आपके राज्य के राज्यपाल थे। और आप जानते हैं राज्यपाल 99.9% केसेस में बाहर के आदमी को बनाया जाता है। जो राज्य की सारी चीजों का प्रमुख होता है वो आपके राज्य का, सीएम आपके राज्य का होगा, लेकिन राज्यपाल बाहर के आदमी को प्रेफरेंस में रख के बनाते हैं ताकि सही और सच्ची रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपता रहे। नहीं तो वही मान लो एक राज्य का बना दे, साठ गांठ करके सारी रिपोर्ट को लिखता कुछ रहे जबकि हो स्थिति कुछ और, तो इसलिए बाहर का। अब ये वीएन चक्रवर्ती बाहर के थे, ये आपके दूसरे नंबर के राज्यपाल थे और 1967 में ये बने थे और 76 में एक्सपायर हो गए थे ऑन ड्यूटी। नहीं तो क्या पता कितने लंबे टाइम तक आपके राज्यपाल रह पाते। ठीक है, वैसे कायदे से कार्यकाल होता है 5 साल, लेकिन किसी की अगर सरकार में अच्छी बैठ हो तो 5-5 साल तो निकालता रहे कई साल तक, वो सरकार की मर्जी होती है। वैसे लिखित कार्यकाल एक बार में 5 साल का है। तो वीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये आपके यहाँ 1967 से 1976 तक आपके राज्य के राज्यपाल रहे। राज्यपाल की कुर्सी पर ही इनकी डेथ हुई थी। उनके नाम की नहर है भिवानी उत्थान सिंचाई। इंदिरा गांधी लोहारू का नाम है, जुई किसके लिए है? भिवानी। तो जुई भी भिवानी, लोहारू पहले भिवानी था, चरखी दादरी, और भिवानी तो होगा ही भिवानी के लिए। तो भिवानी का ही नाम है वीरेंद्र नारायण, लोहारू का नाम इंदिरा गांधी, जुई का नाम जुई है। ठीक है, वो कितनी थी? 170। ये थोड़ी बड़े वाली है इसलिए याद कर लेना, 170 220 किलोमीटर। हरियाणा में पवन चक्की को बहुत, आपके यहाँ पवन चक्की का पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आपका राज्य ना घना बसा राज्य है। जैसे देश में जितनी बसावट है प्रति वर्ग किलोमीटर, उससे आप ज्यादा बसा हुआ है आपका हरियाणा। यानी हरियाणा को आप कह सकते हैं डेंसली पॉपुलेटेड है, सघन बसा हुआ है, क्योंकि देश की आबादी जहाँ 382 के आसपास रुक जाती है, 382 91 के आसपास है ना, 11 अब 10-11 साल हो गए उस बात को। आपके यहाँ ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में देश के मुकाबले। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ऐसी पवन चक्की, क्योंकि खुला इलाका होगा तभी आप विंड एनर्जी का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी आप जर्मनी और हॉलैंड का यूज कर रहे हैं, उनसे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। तो हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र रोहतक, गुड़गांव, करनाल, भिवानी आदि हैं। इस कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के रूप में जर्मनी और हॉलैंड से विशेष सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। पेपर में आ जाए पवन चक्की का प्रयोग करने के लिए हम किन 2 देशों की सहायता ले रहे हैं, 2-2 के ऑप्शन बना दें तो ऐसा जर्मनी और हॉलैंड। हॉलैंड ही तो नीदरलैंड है, इसकी राजधानी हेग है। ठीक है, नेक्स्ट है सतलुज यमुना लिंक नहर, SYL। शायद ये मैंने आपको समझाया था, नहीं समझाया तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ क्योंकि इसको तो बहुत बार आप पेपरों में पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुन लो क्योंकि अब ये टॉपिक जब कंप्लीट हो तो आपको दिक्कत ना आए। SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर। इसका क्या मतलब है? 2 नदियां, पंजाब की सतलुज और हमारी यमुना को जोड़ के एक नहर निकाल दो तो सतलुज का पानी, यमुना का पानी, और इसका फायदा मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि यमुना का पानी आपके यहाँ ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं पश्चिम यमुना नहर के नाम पर। आपका देखो सिरसा तक की शाखाएं हैं, पूरा हरियाणा उसका यूज करता है। और अब आप चाह रहे हैं कि आपको सतलुज का पानी, जो कि पंजाब की मेन रिवर है, उसका पानी भी यूज करने को मिले। और सिर्फ अकेली सतलुज नहीं, इसके साथ रावी और ब्यास का पानी भी आएगा। तो आप देखो सतलुज, रावी, ब्यास, तीनों नदियों का अगर एक बड़ी प्रतिशतता हमें मिलने लगे तो हरियाणा के तो बारे न्यारे हो जाएं, क्योंकि सिंचाई का जितना ज्यादा पानी होगा उतनी आप ज्यादा बेहतर फसलें ले सकते हैं। आपकी फसलों की क्वालिटी सुधर जाएगी, आपको पानी की टेंशन ही नहीं है। पानी की कमी के चलते ही हम लोग बहुत बार ये होता है ना, अवॉइड करते हैं कि धान मत लगाओ। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है इस इलाके में। अगर आपको बहुतायत में रावी का, ब्यास का, सतलुज का पानी मिल जाए फिर तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मिट्टी हमारी बहुत उपजाऊ है लेकिन पानी की कमी है। SYL एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर किसी ने नियम नहीं बनाया था। केंद्र सरकार ने, जब इंदिरा गांधी उस टाइम देश की प्रधानमंत्री थी, वैसे ही कह दिया कि भाई सतलुज नदी का जो पानी है पंजाब, कुछ हिस्सा हरियाणा को भी दे यूज करने के लिए। वैसे ही 1976 में हरियाणा बनने के 10 साल बाद की बात उठी और हमने, हरियाणा ने इतनी स्पीड से काम किया कि उनके कहने की देर थी और हमने तुरंत से 1980 में ये नहर खोद के तैयार कर दी। अब इस नहर की लंबाई है 91 किलोमीटर भी चल सकती है और 92 भी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर साइट्स पर जो कहा जाता है वो 212 किलोमीटर भी कहते हैं SYL को और 214 भी। अगर 14 माने तो ये मान लेना, 12 माने तो ये। ठीक है, ये आपकी नहर का हिस्सा आपको बनाना था हरियाणा को, लेकिन जो बच गया हिस्सा 121 किलोमीटर का, क्योंकि 212 को ले जाने में 121 बच गए ना, अब 121 ऐड कर दो या 122 ऐड कर दो। अब देखो जरा, 4 ये 214 हो गया ना भाई, ये 4 ये 1 और ये, या तो 121 या 122 जितना भी है, ये पंजाब को बनाना था।
ठीक है। ये हरियाणा ने अपना काम 1980 तक पूरा कर दिया, लेकिन पंजाब ने स्टार्टिंग में तो दिखाया कि भाई ठीक है मैं मान लूंगा, मैं इस तरह से पानी, लेकिन बाद में पंजाब अड़ गया और पंजाब के अड़ियल रुक के चलते वो नहर बन ही नहीं पाई। पंजाब ने एक्वायरमेंट कर ली जमीनों की, जमीन खरीद ली, सब काम कर लिए, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहर बनाने का काम एज सच बड़े लेवल पे जैसे हमने निपटा लिया ऐसे उन्होंने नहीं निपटाया। बाद में ये केस गया सुप्रीम कोर्ट, भाई हमने वेट किया 10 साल 15 साल, 96 में फाइनली जाके ये हमने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया कि भाई देखो ऐसे ऐसे केंद्र सरकार के कहने पर हमने हमारी सरकार ने एक्वायर की जमीन, तो किसानों को पैसा दिया ना, उस पैसा देने में सरकार का कितना राजकोष खाली हुआ, फिर उस पर नहर बनी तो सोचो मजदूर लगे होंगे, इंजीनियर्स लगे होंगे, कितना पैसा लगाया, अब वो वेस्ट पड़ी है क्योंकि उसमें पानी नहीं आता। तो इसलिए हमने केस कर दिया कुछ साल वेट करके, भाई 80 से 90 96 16 साल बीत गए। सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा देखो जी ऐसे ऐसे हमने नहर की बातचीत हुई थी और पंजाब अब मुकर रहा है, नहीं कर रहा काम, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल पड़ा। कितनी ही मीटिंग्स हुई, फाइनली अभी जाके 2020 में भी 21 में भी 100% इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है कि आप कहते हैं कि सब लोग खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बैठक के लिए, सीएम ऑफ हरियाणा, सीएम ऑफ पंजाब सब आए, लेकिन वही बात है कि कह सुन के तू मैं करके उठ गए और दोनों एक चीज पे राजी ही नहीं हुए। लोगों की कुछ मान्यता है, जनता कुछ चाहती है, राजनेता कुछ चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ चाहती हैं और दोनों राज्यों के सीएम राज्यपाल अलग अलग बातें करते हैं, इसीलिए आज तक ये पूरी तरह से निपटा नहीं है। हाँ, हमने अपना काम करके छोड़ रखा है, लेकिन पंजाब ने पीछे एक और हरकत की और उन्होंने जो एक्वायर्ड जमीन थी ना वो किसानों को लौटानी शुरू कर दी कि भाई ले लो जमीन, हम यहाँ नहर नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब अगर वो जमीनें लौटा रहा है तो उसकी तो बनाने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन हमारी सरकार तो इस पे करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी, अब जमीनें लौटाए तो वहाँ नहर खुद रखी, उसका करेगा क्या किसान? हमने तो उसको पैसा पूरी लागत और तो और जो हमारे चौधरी देवीलाल जी थे ना, जननायक चौधरी देवीलाल जी, इन्होंने उस टाइम पे पंजाब को 1 करोड़ रुपया दिया था। तब 1 करोड़ रुपए की कीमत थी कि भाई तुम अपने यहाँ नहर का जो काम करोगे थोड़ा भाई हम लोग जैसे एक मदद, अब जैसे दिल्ली ने मुनक नहर बनाने में हमें पैसा दे रखा है और हमने बनाई है, हमने पंजाब को पैसा दिया कि भाई हमें फायदा मिलेगा, आप इस नहर में थोड़ी लागत लगा लो, लेकिन पंजाब ने कुछ नहीं किया। और फाइनली जाके तुम देखो जब तक जेल भरो आंदोलन चलाए थे, इनेलो इसके लिए बहुत एक्टिव रहती है क्योंकि इनेलो के चौधरी देवीलाल जी ने ही वो पैसा दिया था, उन्हीं की सरकार के टाइम में मेन काम हुआ था। ठीक है, तो ये है आपका विवाद, इसका कोई 100% अभी निपटारा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी सोचता होगा कि अच्छे राज्य आपस में लड़ रहे हैं, अब देखो वहां कांग्रेस की सरकार आपकी बीजेपी की, तो ये मान के चलो फिलहाल तो इसका निपटाना होना नहीं है। ठीक है, ये तो कभी जब इकट्ठी एक जैसी सरकारें आएंगी ना तब बात बन सकती है, वरना कहता रहे सुप्रीम कोर्ट किसी को क्या फर्क पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वही बता रहे हैं वो, सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना हरियाणा और पंजाब की एक संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 212 अगर मानते हो तो अपनी 91 मान लेना, जिसमें हरियाणा में 91 किलोमीटर, पंजाब में 121, लेकिन अगर इसको 214 करो तो तुम्हारी 92 और उसकी 122। ठीक है, हमने तो काम पूरा कर लिया 4 साल बाद ही। 1976 में कहा था हम 80 में पूरा काम करके बैठ गए, उन्होंने अब तक भी नहीं किया, वो तो अब वापस जमीन लौटा रहे हैं। प्रमुख सिंचाई योजनाएं, हरियाणा की पहली सिंचाई योजना नांगल उत्थान सिंचाई, अभी बताया नांगल अंबाला के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अंबाला के बहुत बार आ चुका। हथनीकुंड बैराज की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको समझाई थी, कैसे अलग अलग शताब्दियों में इस पे काम हुआ, पहले कच्ची थी फिर पक्की की, शाह ए नहर शाह ए शहर यानी फिरोज शाह तुगलक ने, फिर इसमें गाद इकट्ठा हो गया, सिल्ट बहुत ज्यादा हो गया, फिर इसके ऊपर जी.आर. ब्लेन नाम के इंजीनियर ने, कंपनी थी बंगाल इंजीनियर याद होगा ना वर्क्स, फिर उसने काम किया, फिर अंग्रेजों ने और काम किया, फिर फाइनली 1832 में इसके ऊपर नहर का प्रॉपर एक तरीके से काम किया गया और 32 से 33 में इसका काम करके फिर ये चल रही थी बढ़िया। फिर लेकिन इसमें 1999 में फिर से वो गाद रेत मिट्टी ज्यादा इकट्ठी हो गई, तो इसको हथनीकुंड ताजेवाला, पहले ताजेवाला था, बहुत ज्यादा हो गया, फिर इसके ऊपर जी.आर. ब्लेन नाम के इंजीनियर ने, कंपनी थी बंगाल इंजीनियर याद होगा ना वर्क्स, फिर उसने काम किया, फिर अंग्रेजों ने और काम किया, फिर फाइनली 1832 में इसके ऊपर नहर का प्रॉपर एक तरीके से काम किया गया और 32 से 33 में इसका काम करके फिर ये चल रही थी बढ़िया। फिर लेकिन इसमें 1999 में फिर से वो गाद रेत मिट्टी ज्यादा इकट्ठी हो गई, तो इसको हथनीकुंड ताजेवाला, पहले नाम वीएन चक्रवर्ती, ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, तो जवाहर किसके फ्रेंड थे? महेंद्र के। वीडियो बना ठीक से